ये हैं रेलवे के ही। एक वस्तु का अंकित मूल्य 492 रुपए है। दुकानदार वस्तु की खरीद पर 39% की छूट देता है, जिससे दुकानदार को 22% का लाभ होता है। वस्तु का लागत मूल्य क्या है? क्या आपको कॉन्सेप्ट पता है भाई? अगर आपको डिस्काउंट परसेंटेज दिया है, आपको लाभ परसेंटेज दिया है मेरे भाई, तो आप यहां सीपी से एमपी का रेशियो आसानी से निकाल सकते हैं। क्रिय मूल्य से अंकित मूल्य का फॉर्मूला होता है 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी। 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी, ये फॉर्मूला होता है सीपी से एमपी का रेशियो निकालने का। अब डिस्काउंट यहां पे 39 है, 100 माइनस 39 करेंगे कितना आएगा मेरे भाई? 61। प्रॉफिट है 22, 100 प्लस 22 करेंगे कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भी? 122। यानी तो चला गया पूरा का पूरा 2 बार, यानी कि सीपी से एमपी का रेशियो आ गया 1:2। अब सवाल में आपको अंकित मूल्य दे रखा है, 2 यूनिट की वैल्यू 492 रुपए दी है, 492 रुपीज। क्लियर है? तो आपसे कॉस्ट प्राइस लागत मूल्य पूछा है, सीपी पूछा है, तो एक की वैल्यू आधा हो जाएगी, 492 का आधा कितना आ जाएगा? 246 रुपीज, 246 रुपए। तो 246 रुपए वस्तु का लागत मूल्य आ गया, डी ऑप्शन। क्या इससे आसान सवाल बन सकता है कोई? नहीं। आपके सब इंस्पेक्टर के पेपर में आया था, ये देखिए, एक टंकी को 5 पाइप 80 मिनट में भर सकते हैं। समान विमाओं के 8 पाइपों से टंकी भरने में कितना समय लगेगा? कॉन्सेप्ट जानते हैं, M1D1 बराबर M2D2। भाई 5 पाइप एक टंकी 80 मिनट में भरते हैं, 5 पाइप एक टंकी 80 मिनट में, तो बोला 8 पाइप सेम टंकी कितने मिनट में भरेंगे? M1D1 बराबर M2D2 कर दिया, 8 से 80 10 बार कट गया, यानी कि 50 मिनट में। तो 8 पाइप जो हैं बिल्कुल सेम ऐसे ही पाइप 50 मिनट में टंकी भर देंगे। ऑप्शन ए आ गया। तो यही इसका लेवल है, इससे मुश्किल सवाल आता ही नहीं है। मात्र 35 में से 2 या 3 सवाल ही होगा जो ठीक ठाक होगा, बाकी बहुत इजी होगा। ये देखिए आरपीएफएसआई का, एक दुकानदार अंकित मूल्य क्रिय मूल्य से 34% बढ़ाकर अंकित करता है, फिर उसकी बिक्री पर 34% की छूट देता है। कुल लाभ या हानि ज्ञात कीजिए मेरे भाई। यानी कि एक दुकानदार ने पहले 34% मार्कअप किया, यानी कि मार्क प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से 34% ज्यादा लिस्ट किया। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर। और उसके बाद क्या किया? अंकित मूल्य पर मार्क प्राइस पर 34% की छूट देने के बाद वस्तु को बेचा, तो उसको होने वाला लाभ या हानि क्या होगा? सीपी से एसपी में कितना परसेंट का चेंज आएगा? यही तो होता है लाभ हानि। तो वो होगा +34 और -34 का सक्सेसिव। एक्स और -x का सक्सेसिव क्या होता है मेरे भाई? x और -x का सक्सेसिव होता है x² बटे 100% डिक्रीज, यानी कि हमेशा नुकसान होगा। 1156 बटे 100, 11.56% का आपको लॉस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहां से ए करेक्ट है। देख पा रहे? बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है बच्चे। आइए, 7 संख्याओं का एवरेज 45 है। अगर प्रत्येक संख्या में से, हर एक संख्या में से 4 घटा दिया जाए तो नया एवरेज क्या होगा? भाई हमारे पास 7 संख्याएं, उनका एवरेज 45 है। अगर हर संख्या में से 4 घटा दूंगा, देखो अगर आप हर संख्या में सेम एक्शन कर रहे हो तो नंबर एवरेज में भी सेम वही एक्शन होगा। अगर आपने प्रत्येक संख्या में से 4 घटाया है तो नया एवरेज भी 4 कम हो जाएगा, तो जो न्यू एवरेज होगा वो 41 होगा। बात खत्म। आगे चलें, ये बताइएगा। पी और क्यू ने एक बिजनेस में 5:13 के अनुपात में इन्वेस्ट किया। क्यू ने 6 महीने के बाद अपना जो है इन्वेस्टमेंट निकाल लिया। उन्हें 25:26 के अनुपात में लाभ हुआ। दे शेयर्ड प्रॉफिट इन रेशियो 25:26। तो पी की राशि को कितने समय तक उपयोग किया गया? पी का अमाउंट कितने टाइम के लिए यूज किया गया? आप जानते हैं जब भी आप कोई बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में होने वाला जो प्रॉफिट है, पी मतलब प्रॉफिट, वो इन्वेस्टमेंट गुणा टाइम पर निर्भर करता है। आपसे सवाल में क्या पूछा है? टाइम। टाइम पूछा है ना मेरे भाई, तो टाइम कैसा आएगा? जब आप लाभ के अनुपात को इन्वेस्टमेंट के रेशियो से डिवाइड करेंगे। ये मेरा कॉन्सेप्ट है, समझ में आया? तो जैसे यहां पे 2 लोग हैं, पी और क्यू, उन्होंने बिजनेस किया, बिजनेस में उन्हें प्रॉफिट हुआ 25-26 के रेशियो में, 25-26 के रेशियो में, ये प्रॉफिट का रेशियो है। इन्वेस्टमेंट किस रेशियो में किया? 5:13 के रेशियो में इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है।
इन्वेस्टमेंट का रेशियो 5-13। अगर मैं इनको डिवाइड करता हूं, प्रॉफिट को इन्वेस्टमेंट के रेशियो से भाग देता हूं, तो टाइम का रेशियो आएगा। भाग देना आसान है, 25 को 5 से भाग देंगे 5 आएगा, 26 को 13 से भाग देंगे 2 आएगा मेरे भाई। यानी कि पी और क्यू ने बिजनेस में जो पैसा इन्वेस्ट किया 5:2 के रेशियो में इन्वेस्ट किया है। सवाल में बोला है क्यू ने 6 महीने बाद अपनी पूंजी निकाल ली, यानी कि क्यू ने अपना पैसा 6 महीने के लिए लगाया है। 2 की वैल्यू सवाल में 6 महीने दी है 3 गुना, तो पी ने बिजनेस में पैसा कितने समय के लिए लगाया है? 5 की वैल्यू भी 3 गुना आएगी, 15 महीने। तो पी ने 15 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट की है, और ये आपका आंसर होगा ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है जी, आइए। 100 किलोमीटर की दूरी तय करने में बिनोय और कैरो के द्वारा लगने वाले समय का अनुपात 15:16 समय का अनुपात दिया है। तो आपसे पूछा है स्पीड का रेशियो क्या होगा? स्पीड का रेशियो उल्टा हो जाएगा। ए ऑप्शन देके बिना कुछ करे, बिना कलम उठाए हो गया। देखो दूरी तो आप सेम तय कर रहे हो, 1000 किलोमीटर की डिस्टेंस जाने में समय का रेशियो 15:16 है मेरे भाई। अगर डिस्टेंस सेम है, अगर डिस्टेंस सेम है, इफ डिस्टेंस इज सेम, अगर डिस्टेंस सेम है मेरे प्यारे भाई, तो स्पीड और टाइम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद क्रमानुपाती होता है। टाइम का रेशियो, स्पीड का रेशियो एक दूसरे का उल्टा होता है। अगर लगने वाले समय का रेशियो बिनोय और कैरी को 15:16 है, तो उनकी स्पीड का रेशियो उल्टा होगा 16:15। बात खत्म। आइए एनटीपीसी सीबीटी 1 का 15% और 12% की 2 लगातार छूट देने के बाद वस्तु की बिक्री पर 10% का लाभ था। अभी मैं आरपीएफ कांस्टेबल के भी सवाल कराऊंगा, ठहर जाओ, और केवल अर्थमेटिक मैथ ही आएगा। सबसे ज्यादा जो सवाल पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं लाभ हानि, टाइम एंड वर्क और नंबर सिस्टम से। 15% और 12% की 2 लगातार छूट देने के बाद भी बिक्री पर 10% का लाभ था। अंकित मूल्य का क्रिय मूल्य से अनुपात क्या है? यह बहुत अच्छा सवाल है, इसलिए मैंने लिया है, एनटीपीसी का है। वैसे देखिए, आप बताओ, लागत मूल्य पर अगर आपको लाभ होगा, लागत मूल्य पे लाभ कमाने के बाद विक्रय मूल्य आएगा। अंकित मूल्य मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देने के बाद भी सेलिंग प्राइस आएगा। तो मैं सेलिंग प्राइस को बराबर करूंगा। एक बात बताइए, आपको 10% का लाभ हुआ, 10% का। अगर किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 100 सीपी, किसी वस्तु का क्रिय मूल्य सीपी है, लागत मूल्य, 10% का लाभ हुआ, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, 1/10 का लाभ हुआ तो सामान बिका कितना? 10 पे 1 का लाभ हुआ तो सामान बिका है कॉस्ट प्राइस के 11/10 में। यह सेलिंग प्राइस है, जो आपके सामने लिखा है सेलिंग प्राइस है। अंकित मूल्य है मार्क प्राइस। आपने मार्क प्राइस पे पहले 15% की छूट दी, फिर 12% की छूट दी। 15% छूट का मतलब 3/20, 4% 1/25, 12% होता है 3/25। पहले आपने 15% की छूट दी, 15% छूट का मतलब 3/20, 20 पे 3 की छूट दी, तो 20 का सामान कितने का बिकेगा? 17 का। पर आपने 12% छूट दी, 3/25, 25 का सामान कितने का बिकेगा? 25 में से 3 घटाओ, 22 का बिकेगा। ये कॉस्ट प्राइस पे लाभ कमाने के बाद सेलिंग प्राइस, या अंकित मूल्य पर डिस्काउंट देने के बाद सेलिंग प्राइस, ये बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ये भी सेलिंग प्राइस है, ये भी सेलिंग प्राइस है, दिस शुड बी इक्वल। और यही इस सवाल का लॉजिक है मेरे भाई। आपका आंसर आ चुका है। 11 से 22 2 बार चला जाएगा, अभी 10 से 20 भी 2 बार चला जाएगा, 2 से 2 भी कट गया। तो यहां पूछा क्या है? अंकित मूल्य का क्रिय मूल्य से अनुपात, एमपी से सीपी का। तो इसको उधर लाना पड़ेगा, सीपी उधर ले जाओ, 25 ऊपर, 25/17 बराबर MP/CP। अंकित मूल्य से क्रिय मूल्य का रेशियो 25:17 है। बी ऑप्शन आंसर, खत्म। आगे सवाल नंबर 8 रेशियो का है मेरे भाई। ये जीडी के पेपर में आया, जीडी कांस्टेबल के पेपर में बोला है एक्स वाई का रेशियो 5:2 है, तो 8x - 9y रेशियो 14x - 13y का मान क्या होगा? देखिए, अगर आपको रेशियो देकर रेशियो ही पूछा है तो वो सबसे आसान सवाल है। एक्स वाई का रेशियो 5:2 है, एक्स की जगह 5 रख दो, वाई की जगह 2 रख दो। एक्स की जगह 5 रखेंगे 8 पंजे 40, वाई की जगह 2 रखेंगे 2 नाम 18, 40 - 18। एक्स की जगह 5 रखेंगे 14 पंजे 70, वाई की जगह 2 रखेंगे 13 दूनी 26, तो 40 - 18 ये आपका 22 आ जाएगा।
और 70 माने 26 कितना आ जाएगा, ये आपका 44 आ जाएगा मेरे भाई। तो 22:44 आ गया बच्चे, ये 1/2। तो इस सवाल का आंसर तो 1/2 आ गया, सी ऑप्शन। वाकई में बहुत इजी सवाल है, ऐसा ही लेवल है आपके पेपर का। ये देखिए, ये लेटेस्ट पिछले साल ही आरपीएफ सब इंस्पेक्टर 2024 के एग्जाम में आया है। सवाल में कहा गया है यहां पर, ये अच्छा क्वेश्चन, और ये एक बार नहीं कई बार आया था, ये 10-12 बार आया है सवाल अलग अलग डाटा पे। 137 की पावर 0.42 बराबर एक्स, दूसरा 137 की पावर 0.62 बराबर वाई, एक्स की पावर जेड बराबर वाई की पावर 4, तो जेड का मान किसके करीब होगा। तो भाई एक्स की वैल्यू मुझे दी है, एक्स की वैल्यू मुझे क्या दी है, 137 की पावर 0.42, आप बोलोगे हां जी सर, इसकी होल पावर जेड, एक्स की जगह मैंने एक्स का मान रख दिया। बच्चों वाई की वैल्यू मुझे दी है, वाई की वैल्यू मुझे दी है 137 की पावर 0.62, ठीक है भाई, ये वाई की वैल्यू है, ये क्या है, एक्स की पावर जेड बराबर वाई की पावर 4, ये 4 हो गया। क्लियर है, तो मैंने एक्स की जगह एक्स का मान रख दिया, वाई की जगह वाई का मान। अब आपको यह पता होना चाहिए कि भाई अगर ए की पावर एम की होल पावर एन है, तो ये पावर की आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, समझ में आया। तो यहां पे यही होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो 137 की पावर 0.42 की होल पावर जेड है, तो 0.42 जेड हो जाएगा। और ये क्या आएगा मेरे भाई, ये 137 की पावर 0.62 गुणा 4 है, तो यहां गुणा हो जाएगी, तो आ जाएगा 2.48, ये 2.48 आ जाएगा। क्लियर है। अब एक बात आपको जाननी है, जेड का मान पूछा है ना, यहां देखो लेफ्ट साइड और लेफ्ट और राइट साइड को देखो, बेस सेम है, ये भी 137 ये भी 137। अगर दोनों का बेस सेम है तो ये पावर बराबर होनी चाहिए, पावर इक्वल होनी चाहिए, यानी कि 0.42 जेड इज नथिंग बट 2.48। क्या हमारी बात समझे, आप बोलोगे सर, डेसिमल ये हट जाएगा, ठीक है। अब 2 से जाएगा मेरे भाई, ये आपका 124 बार, और 2 से 42 21 बार, 124/21 आ गया, ठीक है। तो 21 पंजे 105, बचेगा 19, 0 बढ़ा लेंगे दशमलव लगा के, तो 21 निम्मा जाएगा ना 189, तो 5.9 के करीब आएगा। ये ऑप्शंस यहां पे गड़बड़ हैं, ठीक है जी, ये ऑप्शंस यहां पे गड़बड़ है, अप्रोक्स 5.9 आना चाहिए इसका आंसर। चलिए कोई बात नहीं, ये करेंगे। एनटीपीसी का मानवी और दर्शन मिलकर, टाइम एंड वर्क का सवाल है, मानवी दर्शन मिलकर एक काम को, एक प्रोजेक्ट को 40 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने 25 दिन तक साथ में काम किया, फिर दर्शन चला गया, अन्य 24 दिनों के बाद मानवी ने बचे काम को पूरा किया, यानी कि मानवी ने अकेले बचे काम को किया है 24 दिन लगा के। पूछा है मानवी अकेले प्रोजेक्ट को कितने दिन में कर सकती है। तो भाई साहब बचे काम को, ऐसे सवालों में आप बचे काम पे ध्यान दिया करो, रिमेनिंग वर्क पे। एक बार बताओ, 2 लोग हैं जी, मानवी और दर्शन, वो किसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने कितने दिन काम किया भाई साहब, 25 दिन। अगर 2 लोग किसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 1/40, एक दिन का काम आएगा। तो ये लोग 25 दिन में कितना काम करेंगे, 25/40, 25 से गुणा कर देंगे, तो 5×5 = 25, 5×8 = 40, 5/8 काम। अगर 2 लोग किसी काम को 40 दिन में करते हैं, तो एक दिन में 1/40 काम करेंगे, 25 दिन में 25/40 काम करेंगे, 5/8 काम हो गया। तो बचा काम कितना मेरे भाई, बचा काम कितना है, 1 में से 5/8 घटाओ, 3/8 काम रिमेनिंग है, 3/8 वर्क रिमेनिंग है। और ये 3/8 काम किसने किया, दर्शन तो छोड़ के चला गया, ये मानवी ने किया है, कितने दिनों में, 24 दिन में। तो 3/8 काम मानवी ने 24 दिन में किया, मानवी पूरा काम कितने दिन में करेगी, 3/8 वर्क उसने किया है 24 दिन में। अगर हम टोटल काम 8 मान लेते हैं, तो 8 में से 3 किया है 24 दिन में, 8 गुना समय में, तो मानवी पूरा काम कितने समय में करेगी, 8 टाइम्स 64 डेज में। तो मानवी अकेले 64 डेज में पूरा काम करेगी, ये आंसर है, डी ऑप्शन। अच्छा तरीका है मेरे भाई ये। आइए, धातु के एक टुकड़े की कीमत 145 से बढ़कर 174 रुपए हो गई, फाइंड द परसेंटेज ऑफ ग्रोथ। अरे वाह, 145 से बढ़कर, ये आरपीएफ कांस्टेबल का सवाल है ना, 2019 में आखिरी पेपर हुआ था उसका। रेशियो ले लो कितना बढ़ गई मेरे भाई, ये तो 29 का पहाड़ा है,
29 पंजे 145, 29 छिक्का 174, 74 मेरे भाई। ठीक है, यानी कि धातु का टुकड़ा 5 से 6 का हो गया, तो कितना बढ़ गया? 1 बढ़ गया, 1/5, और 1/5 कितना होता है? 20%, 20% बढ़ गई। ऐसे सवाल आते हैं भाई कांस्टेबल में। और एनी नेचुरल नंबर n 6 की पावर n माइनस 5 की पावर n ऑलवेज एंड्स विद, किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n माइनस 5 की पावर n का अंतिम अंक सदैव क्या होगा? अंतिम अंक मतलब इकाई अंक, यानी कि n की वैल्यू कोई भी नेचुरल नंबर रखी जाए, इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा? आपको पता है 6 एक ऐसा नंबर है, 6 की कितनी भी पावर करो, 6 का स्क्वायर 36, 6 का क्यूब 216 है, यूनिट डिजिट 6 ही आएगा। और ऐसे 5, 5 की कितनी भी पावर करो, 5 का स्क्वायर 25, 5 का क्यूब 125 में 5 आता है, एंड में 5 की पावर 4, 625 में एंड में 5 आता है। 5 की कितनी पावर करो, यूनिट डिजिट 5 आएगा। तो 6 माइनस 5 1, यानी कि कुछ भी कर लो, इसका जो यूनिट डिजिट आएगा वो 1 आएगा। डी ऑप्शन, बात खत्म। कितना आसान सवाल था मेरे भाई। नेक्स्ट, आरपीएफ एसआई का 1092 मीटर लंबी ट्रेन एक खंबे को 52 सेकंड में पार करती है। एक ट्रेन जिसकी लंबाई 1092 मीटर है, एक खंबे को पार करती है 52 सेकंड में। ठीक है, तो 294 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में ट्रेन कितना समय लेगी? बहुत बढ़िया। देखो मेरे भाई, ध्यान से आपको ये बात समझनी है। जब एक ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो ट्रेन खुद की लेंथ भी क्रॉस करेगी, ट्रेन खुद की लेंथ भी क्रॉस करेगी, प्लस 294 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है उसको भी क्रॉस करेगी। बात समझ में आई? ट्रेन को खुद की लेंथ, देखो जब ट्रेन किसी खंबे को पार करती है, खंबा इसको एक ट्रेन पार करती है, जब ट्रेन किसी खंबे को पार करेगी तो ट्रेन को खुद की लेंथ को क्रॉस करना पड़ेगा, यानी कि खुद की लेंथ को क्रॉस करने में ट्रेन को 52 सेकंड लगते हैं, 52 सेकंड। तो बस आपको यह पता लगाना है कि ट्रेन को 294 मीटर जाने में कितना सेकंड लगा, यह पता लगाना है। आप बताओ, अगर ट्रेन 1092 मीटर लंबी है, एक खंबे को 92 सेकंड में क्रॉस करते तो ट्रेन की स्पीड कितनी आएगी मेरे भाई? 52 एकम 52, बचेगा 572, नहीं 52 दूनी हो जाएगा ना, ये तो 104, 21। ट्रेन की स्पीड आ जाएगी 21 मीटर पर सेकंड, स्पीड आ गई ट्रेन की 21। तो 21 की स्पीड से 294 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, कितना समय लगेगा मेरे भाई जाने में? बटे 21, टाइम बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड, 21 से कम 21, 8, 21 चौक 84, 14 सेकंड, यानी कि 294 मीटर जाने में ट्रेन को 14 सेकंड एक्स्ट्रा और लगेगा। तो ट्रेन को प्लेटफॉर्म जाने में खुद की लेंथ क्रॉस करने में 52 सेकंड, प्लस 294 जाने में 14 सेकंड, तो ट्रेन को टोटल यहां से 66 सेकंड लग जाएगा। 66 सेकंड, ये आंसर है बी ऑप्शन। अच्छा सवाल है भाई, वेरी नाइस। आरआरबी एनटीपीसी का, टेरी रोजाना 1700 ml दूध का सेवन करता है रोजाना, 5 सप्ताह में कितने लीटर दूध पिएगी? अरे बाप रे बाप, अरे भाई साहब एक बात बताओ, टेरी जी, टेरी एक दिन में 1700 ml दूध पीती है। आंसर पूछा लीटर में, आपको पता होना चाहिए कि 1000 ml जो है वो 1 लीटर के बराबर होता है, 1 लीटर। तो अगर ml को लीटर में बदलना है तो 1000 से भाग देना पड़ेगा, यानी कि 1.7 लीटर। टेरी जो है रोजाना 1.7 लीटर दूध पीती है, टैंकर है भाई पूरा। 5 सप्ताह में कितना लीटर दूध पी जाएगी? 1 सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो 5 सप्ताह में 5 सत्ते 35 दिन। तो अगर एक दिन में 1.7 लीटर पी रही है तो 35 दिन में कितना पिएगी? गुणा 35। 7 का मल्टीपल आंसर आने वाला है, ये 7 से नहीं कटता, ये 7 से नहीं कटता, 7 अट्टे 56, ये नहीं कटेगा, 2 25 नहीं जाएगा, ये 7 से कटता है, 7 अट्टे 56, 3 7 पंजे 35, ये आंसर है। कुछ भी करने की इसमें जरूरत नहीं थी, बहुत बेसिक सवाल है, हटाओ। एनटीपीसी का, किसी दी गई आबादी में 20% आबादी अस्थमा की मरीज है, 20% पॉपुलेशन इज अफेक्टेड विद अस्थमा, आउट ऑफ विच 90% ऑफ अस्थमा पेशेंट यूज टू वर्क इन फ्लोर मिल्क, जिसमें से 90% अस्थमा के रोगी आटा मिल में काम करते हैं। अगर कुल जनसंख्या का 30% आटा मिलों में काम कर रहा है तो आटा मिलों में काम करने वाले लोगों का परसेंटेज क्या होगा?
जो अस्थमा से पीड़ित है। आटा मिलों में काम करने वाले लोगों का कितना % अस्थमा से पीड़ित है? बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन सवाल है बच्चों, कांस्टेबल के हिसाब से बहुत अच्छा सवाल है, दोबारा से आने लायक है। सवाल का डाटा बहुत आसान है। मैंने मान लिया कि एक टाउन में जैसे 100 लोग हैं, 100 में से कितने को अस्थमा हो रखा है? 20%। 100 लोगों का 20% पॉपुलेशन अस्थमा की मरीज है। 100 का 20%, 20 लोगों को अस्थमा हो रखा है। अब जिन लोगों को अस्थमा हो रखा है उसमें से 90% आटा मिलों में काम करते हैं। तो यानी कि अस्थमा के कितने मरीज ऐसे हैं जो आटा मिल में काम करते हैं? 20 का 90% 18 अस्थमा के पेशेंट ऐसे हैं जो आटा मिल में काम करते हैं। क्लियर है? ये आटा मिल में काम करने वाले अस्थमा के पेशेंट आ गए। सवाल में यह कहा है कि कुल जनसंख्या का 30% आटा मिल में काम कर रहा है। भाई कुल जनसंख्या है 100, अब 100 का 30%, 100 का 30% 30 होता है, यानी कि कुल आटा मिल में कितने काम कर रहे हैं? 30। आटा मिल में काम करने वाले कुल लोग कितने हैं? 30। लेकिन इन कुल 30 लोगों में से 18 लोग आटा मिल में जो काम कर रहे हैं वो अस्थमा के मरीज है। यही पूछा है, आटा मिल में काम करने वाले लोगों का परसेंटेज क्या है जो अस्थमा के मरीज हैं? तो 30 में से 18 लोग अस्थमा के मरीज हैं आटा मिल में काम करने वाले, परसेंटेज में 100%, यानी कि आएगा 60% इसका आंसर था, इसमें कुछ भी नहीं था, ए ऑप्शन। बहुत बेसिक सवाल है मेरे भाई। आइए, आरपीएफ एसआई का, भानुधारा के विपरीत एक नाव में 790 किलोमीटर की दूरी 30 घंटे में तय करती है और धारा के साथ 12 घंटे लगते हैं, धारा की गति बताइए। बहुत बढ़िया। देखो मेरे दोस्त, धारा की गति क्या होता है? डाउन स्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम बटे 2। भानु धारा के अपोजिट जाती यानी कि अपस्ट्रीम, कितना? 790 किलोमीटर 30 घंटे में, तो ये अपस्ट्रीम की स्पीड हो जाएगी। जबकि भानु धारा के साथ जाती है यानी कि डाउनस्ट्रीम, कितना? 790 किलोमीटर 12 घंटे में डाउनस्ट्रीम की स्पीड हो जाएगी। अब धारा की गति, करंट की चाल पूछे, करंट की चाल होती है डी माइनस यू बटे 2 बच्चों। लेकिन ये तो काफी हेक्टिक लग रहा है, तो यहां पे अप्रोक्स कर लें क्या? अप्रोक्स कर लें। 79/3 क्या आ जाएगा? लगभग 26 38 यानी कि 26.33 के आसपास आ जाएगा ये। 790/12 कितना आ जाएगा मेरे भाई? ये आएगा 12×72। 12×72 के बाद भी आपका 7 जीरो बच जाएगा, 7 जीरो, यानी कि 12×72, लगभग 66 आ जाएगा, लगभग 66। क्योंकि आंसर ना काफी दूर दूर है, मैं देख रहा हूं आंसर काफी दूर दूर है, तो मैं अप्रोक्स लगा सकता हूं। तो ये आएगा मेरे भाई, करंट की स्पीड 66 माइनस ये अप्रोक्स 26 बटे 2, यानी कि आएगा मेरे भाई 40 बटे 2, यानी कि 20 के आसपास। तो करंट की स्पीड 20 के आसपास आएगी। सी ऑप्शन करेक्ट है, 19.75। ठीक है ना? आसान सवाल कर सकते हैं आप। 17वां ग्रुप डी का है, पेट्रोल का प्राइस 52% बढ़ जाता है, इसकी खपत कितने % कम करनी चाहिए कि उसका खर्चा केवल 14% ही बढ़े? पेट्रोल का प्राइस 52% बढ़ जाता है, खपत कितने % कम करनी चाहिए कि खर्चा केवल 14% बढ़े? मान लिए कि आप अपने, डाटा बहुत आसान है, माना जैसे आप अपनी गाड़ी में 100 रुपए का पेट्रोल डलवाते हो, 100 रुपए का, अपनी गाड़ी में कितने का पेट्रोल डलवाते हो? 100 रुपए का। अब पेट्रोल का प्राइस 52% बढ़ गया, तो जहां पहले 100 रुपए का पेट्रोल डल रहा था, अब उतना ही पेट्रोल आपको 152 रुपए का डलवाना पड़ेगा। अगर पहले आप 100 रुपए का पेट्रोल डलवा रहे थे तो अब पेट्रोल 52% महंगा हो गया, अब उतना ही पेट्रोल 152 रुपए का डलेगा। लेकिन आप कहते हो भाई साहब हम नहीं बढ़ाएंगे, हम नहीं करेंगे इतना खर्चा। आप केवल पेट्रोल पे खर्चा 14% बढ़ाना चाहते हो, यानी कि 100 रुपए की बजाय अब आप केवल 114 रुपए का ही पेट्रोल डलवा सकते हो। यानी कि एक्चुअल में पेट्रोल 152 रुपए का डलवाना चाहिए, लेकिन आप 114 रुपए का ही डलवा रहे हो, तो यानी कि पेट्रोल गाड़ी में थोड़ा सा कम डलेगा, पेट्रोल का कंजम्पशन कम हो जाएगा। कितना % कम हो गया भाई? 152 से 114
38 38 आपका 38 रुपए का पेट्रोल कम डलेगा 152 पर। कितना मेरे भाई 1/4, 38 चौक 152, 1/4 25%, तो 25% आ गया मेरे भाई। तो 25% कंजम्पशन कम करना पड़ेगा। आके सवाल नंबर 18, यह भी ग्रुप डी का है। पाइप ए एक सिस्टम को 6 घंटे में भर सकता है, बी 30 घंटे में भर सकता है। दोनों पाइप चालू किए गए, लेकिन ये जो सिस्टम है, ये जो हौज है, इसकी तली में एक रिसाव था, एक लीकेज था, इसलिए हौज को भरने में 30 मिनट ज्यादा समय लग गया। हौज भरने में रिसाव द्वारा भरी हौज को खाली करने में कितना समय लगेगा? शानदार सवाल भाई। देखो दो पाइप हैं ए और बी। ए जो है एक सिस्टम 6 घंटे में भर सकता है, बी 30 घंटे में भर सकता है, ठीक है ना। तो 6 और 30 का एलसीएम मैंने मान लिया कि सिस्टम की कैपेसिटी 30 है, 30। ओके, आप बोलोगे हाँ सर, तो पाइप ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 5, और बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 1। आप मुझे बताओ, दोनों पाइप मिलकर ए और बी पूरी टंकी पूरी जो है सिस्टम कितने समय भरेंगे? टैंक की कैपेसिटी 30 है, दोनों पाइप ए और बी मिलकर भरेंगे 5 और 1 6 एफिशिएंसी के साथ 5 घंटे में। दोनों पाइप मिलकर पूरी टंकी 5 घंटे में भरेंगे। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, समझ में आ रही है, ठीक है। 5 घंटे में दोनों पाइप मिलकर भरेंगे। अब एक बात बताओ, जैसे हमने टंकी चालू, दोनों पाइप चालू कर दिए, तो टंकी भर जानी चाहिए थी 5 घंटे में, लेकिन जो टंकी है, जो सिस्टर्न है, उसके नीचे एक लीक बना हुआ है छोटा सा, उस लीक की वजह से टंकी भरने में 30 मिनट ज्यादा लगा। यानी कि टंकी 5 घंटे में नहीं, टंकी 5.5 घंटे में भरी गई। टंकी 5 घंटे की बजाय 5.5 घंटे में फिल हुई। आधा घंटा ज्यादा लगा, 30 मिनट का मतलब हाफ आवर, तो 5 घंटे से आधा घंटा ज्यादा, 5.5 घंटे में भरी गई। क्लियर है? यानी कि मेरे प्यारे भाई, ये जो लीकेज है, ये जो लीकेज है, ये 5.5 घंटे तक चालू रहा। लीकेज 5.5 घंटे तक लीकेज चालू रहा। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, लीक जो है, ठीक है, जो लीक है, रिसाव है, 5.5 घंटे तक चालू रहा। एक बार बताओ, हम बहुत लॉजिकल सवाल है, एक छोटा सा लॉजिक है पकड़ना। टंकी में दोनों पाइप चला दी भरने वाले, ये दोनों पाइप तो बेचारे 5 घंटे में भर देंगे, लेकिन साथ साथ लीकेज भी वो भी साथ साथ खाली कर रहा है। लीकेज तो पाइप पानी खाली करता रहेगा मेरे भाई, उसकी वजह से आधा घंटा ज्यादा लग गया। टंकी 5.5 घंटे में भरी गई, जबकि 5 घंटे में भर जानी चाहिए थी। यानी कि ये जो दोनों भरने वाले पाइप हैं ए और बी, इनको आधे घंटे एक्स्ट्रा भरना पड़ा, इनको आधे घंटे एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ा टंकी भरने में। इन दोनों पाइप ए और बी को आधे घंटा एक्स्ट्रा काम करना पड़ा। क्यों? क्योंकि लीकेज पाइप 5.5 घंटे तक खाली करता रहा। तो जितना लीकेज पाइप ने कुल 5.5 घंटे में खाली किया होगा, उतना इन दोनों फिलिंग पाइप ने एक्स्ट्रा आधा घंटा लगा के वही भरा होगा। तो पाइप ए और बी 1 घंटे में कितना भरते हैं? 5 और 1 6 यूनिट। 1 घंटे में 6 यूनिट भरते हैं पाइप ए और बी। तो 30 मिनट का मतलब आधे घंटे में कितना भरेंगे? आधे घंटे में भरेंगे 3 यूनिट। 3 यूनिट, यानी कि पाइप ए और बी ने एक्स्ट्रा टाइम लगा के 3 यूनिट भरा, तो लीकेज पाइप ने 5.5 घंटे में 3 यूनिट खाली किया होगा। तो आप मुझे बताओ, लीकेज पाइप फिर 30 यूनिट कितने समय में खाली करेगा? अगर 3 यूनिट 5.5 घंटे में खाली कर रहा है, तो लीकेज, यही तो पूछा है, लीकेज पाइप पूरी टंकी कितने समय में खाली करेगा? 10 से गुणा कर दो। 30 यूनिट खाली करने में लीकेज पाइप को 55 घंटे लगेंगे। यह आंसर है, डी ऑप्शन। बहुत अच्छा सवाल, गोल्डन सवाल है मेरे भाई। आइए सवाल नंबर 19, आरपीएफएसआई का। हाउ मच वाटर शुड बी मिक्सड इन 40 लीटर ऑफ मिल्क वर्थ 6.9 रुपी पर लीटर सो दैट वैल्यू ऑफ मिक्सचर इज 4.6 रुपए पर लीटर। बहुत बढ़िया भाई, हमारे पास दूध है, मिल्क, दूध का प्राइस है 6.9 रुपए पर लीटर, ये दूध का प्राइस है। बोला है इसमें कितना पानी मिलाया जाए कि मिक्सचर का दाम 4.6 रुपए पर लीटर हो जाए। एक बार बताओ, पानी तो कोई दूध या बिस्लेरी का मिलाता नहीं है, हैंड पंप से पानी भर के मिला देते हैं।
भाई दूध का प्राइस है 6.9 रुपए पर लीटर, आपने पानी मिलाया, पानी का दाम है 0 रुपए पर लीटर, फ्री का पानी है, और मिलाने से जो मिक्सचर बना मिल्क प्लस वाटर उसका प्राइस है 4.6 रुपए पर लीटर। मिक्सचर का प्राइस 4.6 रुपए पर लीटर। तो यहां रुपी पर लीटर है, प्राइस पे अगर एलिगेशन लगाओगे, एलिगेशन प्राइस पे, तो सीधा लीटर का क्वांटिटी का रेशियो आ जाएगा। 4.6 में से 0 घटाएंगे 4.6, 6.9 में से 4.6 घटाएंगे 2.3, तो रेशियो आ गया मेरे प्यारे भाई 23 दूनी 40, 2 रेशियो 1, यानी कि मिल्क वाटर को 2:1 के अनुपात में मिलाया गया है। मिल्क कितना है 40 लीटर दूध, तो 2 की वैल्यू 40 लीटर दूध है, पानी मिलाया गया 1 की वैल्यू 20 लीटर, 20 लीटर पानी मिलाया गया, डी ऑप्शन। पांच संख्याओं का एवरेज 113 है, एक संख्या निकालने के बाद भी एवरेज वही रहता है, उसमें से निकाली हुई संख्या क्या है? बहुत बढ़िया, आरपीएफ कांस्टेबल का आंसर आ गया बेटा, पढ़ते 113। देखो 5 संख्याएं, जैसे 5 आदमी खड़े कर दो, सबका वजन 113 किलो का है। अगर 113 किलो एवरेज है मेरे भाई, अगर 113 किलो का ही आदमी उसमें घुसाओगे, एवरेज अब भी 113 रहेगा। 113 किलो का आदमी निकाल लोगे, अभी भी एवरेज 113 रहेगा। सेम संख्या का आने या जाने से एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। एवरेज अगर 113 है, 113 अगर एक संख्या निकाल लोगे तो एवरेज सेम वही रहेगा। खत्म। सवाल है आपके सामने 21, बताइए। यह रेलवे ग्रुप डी का है। एक व्यापारी 25% लाभ पर चावल बेचने का दावा करता है, लेकिन वो बेईमानी कर रहा है भाई, एक ऐसा बाट इस्तेमाल कर रहा है जो अंकित वजन से 15% कम है, यानी कि एक्चुअल में जो वाट पर वजन लिखा हुआ है वो उससे 15% कम वजन है, बाट में लिखा हुआ उस पर ज्यादा है। तो व्यापारी का लाभ प्रतिशत क्या होगा लगभग में आपको बताना है। देखिए बेईमान दुकानदार का कॉन्सेप्ट सब बच्चे जानते हैं। एक व्यापारी 25% लाभ पर चावल बेचता है, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होते हैं बच्चों? 1/4। 1/4 का मतलब 4 रुपए का सामान 5 में बेचेगा, लेकिन बाट ऐसा इस्तेमाल कर रहा है जिसपे वजन एक्चुअल से 15% कम है। 15% यानी कि 3/20। अब जैसे किसी ग्राहक ने 20 किलो चीनी मांगी कि भाई साहब 20 किलो चीनी दो, तो आप उसे 20 किलो नहीं देते, 20 का 15% 3 कम 17 किलो चीनी ही देते हो, यानी कि आप अपने ग्राहक को 17 किलो चीनी देकर 20 किलो का पैसा ले रहे हो। 15% आप कम वजन दे रहे हो, तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा 17/20। ओवरऑल कुल लाभ जो होगा इनका सक्सेसिव यानी कि सीधी सीधी गुणा, 4 पंजे 20 चला जाएगा, तो आएगा 17/25। तो व्यापारी का जो लाभ होगा 17 का सामान 25 में बिका, 8 का प्रॉफिट हो गया 17 पर, परसेंटेज में इंटू 100% ही आएगा मेरे भाई। क्लियर है ना? तो 17 चौका 68, उसके बाद आपका 12 बच जाएगा, 17 7 119, यानी कि अप्रोक्स 47%। डी ऑप्शन उत्तर है, लगभग 47%। आइए जूनियर इंजीनियर के रेलवे के सवाल है। एक राशि पर 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज 282.15 और 270 रुपए ब्याज की दर बताओ। भाई किसी धनराशि पर 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 282.15 है और 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 270 है ब्याज की दर। ये बहुत अच्छा सवाल बनता है। अगर आपको 2 साल का सीआई और 2 साल का एसआई दिया हुआ है तो हम रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? देखो मेरे दोस्त सुनना, सिंपल इंटरेस्ट तो हर साल बराबर होता है। अगर 2 साल का ब्याज 270 है तो हर 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 135। पहले साल का ब्याज भी 135 है, दूसरे साल का ब्याज भी 135 होगा। अच्छा, कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब ब्याज पर भी ब्याज। कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट से कितना ज्यादा है? तो आप कहोगे सर 12.15 रुपए। सीआई जो है 2 साल का सी 2 साल का एसआई से कितना ज्यादा घटाओ, 12.15 रुपए। ये 12.15 रुपए एक्स्ट्रा ब्याज कहां से आया भाई? पहले साल जो 135 रुपए ब्याज मिला उसी 135 पर 12.15 रुपए ब्याज होगा कि नहीं होगा? ये 135 पर ही 12.15 रुपए ब्याज मिला होगा। 12.15 रुपए ब्याज जो है ये 135 पर ही मिला है। परसेंटेज में कितना ब्याज होगा? इंटू 100%। 2 जीरो से दशमलव कट जाएगा। ठीक है जी।
कितना जाएगा मेरे भाई ये 15 निम्न 135, 15 अट्ठे 120, 15 का 15 यानी कि 9%। 9% आ गई ब्याज की दर, सी ऑप्शन। 135 का 9% है ये भाई साहब। बहुत अच्छा सवाल। आइए आरपीएफ एसआई का 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 24 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर है, लाभ या हानि। यार ये तो बहुत आसान सवाल होते हैं। 32 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस बराबर 24 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस। तो यह सीपीएसपी का रेशियो नहीं निकाल सकते? 8 चौक 32, 8 तिया 24, इधर आ जाएगा। तो सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस का रेशियो 3/4। ठीक है जी, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। यानी कि अगर एक बुक का क्रय मूल्य 4 रुपए तो बुक 3 रुपए में बिकी, 4 का सामान 3 में बिका तो 1 रुपए का नुकसान हो गया 4 रुपए पर। 1/4 मतलब 25% का आपको लॉस हो गया। ठीक है जी, किसी को कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं। आगे चलिए, सवाल नंबर 24 करके बताओ मेरे दोस्त, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। हर बच्चा करेगा, सब बच्चे करेंगे जल्दी से। देखो अगर आपने रेलवे के प्रीवियस क्वेश्चन ही प्रैक्टिस नहीं किए तो ये तो कतई भूल जाओ कि आपका सिलेक्शन होने वाला है। और जिसने रेलवे के प्रीवियस क्वेश्चंस पे पकड़ बना ली, उस पे कमांड बना ली, उसका सिलेक्शन कोई रोकने वाला है नहीं हर सब्जेक्ट में। तो रेलवे के जितने प्रीवियस क्वेश्चन लगा सको उतने लगाओ। मॉक टेस्ट हमने एप्लीकेशन पर फ्री कर दिए। 2024 के पांचों लेटेस्ट पेपर का सॉल्यूशन मैंने करा दिया। और 2019 में 22 में जो रेलवे ने पेपर लिए उन सभी क्वेश्चन का कंपाइलेशन भी आपको हमारी किताब में मिल जाएगा। ये किताब है हमारी रेलवे मैथमेटिक्स की, 4000 क्वेश्चंस की। इसमें 4000 से ज्यादा सवाल हैं, 4000 इसमें क्वेश्चन है रेलवे के। ये किताब आपको अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे बहुत आसानी से मिल जाएगी। आप ऑफलाइन लेने जाओगे बास्की जो है बुक स्टोर पर, वहां भी मिल जाएगी। इस बुक में रेलवे के 4000 बेस्ट क्वेश्चन, हर एक टाइप के सवाल का, हर एक एग्जाम का, ग्रुप डी का, एनटीपीसी का, एएलपी का, कांस्टेबल का, जूनियर इंजीनियर का सॉल्यूशन है। चैप्टर वाइज है, अच्छे सॉल्यूशन है। आप इस बुक को ऑर्डर करो, ये पूरी किताब सोल्व करो। कि रेलवे ने 5 पेपर लगातार लेके साबित कर दिया है कि वो पेपर लेने के मूड में है। और 2025 में भी रेलवे के लगातार एग्जाम है। ये बुक आपको पूरी बनानी पड़ेगी अगर नौकरी लेनी है। सब बच्चे इसको ऑनलाइन ऑर्डर कर लीजिए, अमेजन, फ्लिपकार्ट से, बुक स्टोर से ले लीजिए, तभी कुछ हो पाएगा। हम तो यहां पढ़ा रहे हैं पर आपको भी अपनी तरफ से एफर्ट डालना है। 1.75 रेशियो एक्स प्रपोर्शन 5:8। देखो जब भी ऐसा सवाल आए, बाहर वालों की गुणा और अंदर वालों की गुणा बराबर होती है। ठीक है, बस इतना सा है। 1.75 गुणा 8 बराबर 5x, 5 गुणा x ये बराबर होती है दैट्स। 5 से जाएगा मेरे भाई कितना, 5 तिया 15, 5 पच्चे 25, और 8 की 0.35 में गुणा करेंगे 2.8। तो 2.8 इस सवाल का आंसर है। नथिंग जो है इसमें कॉम्प्लेक्स। सरलीकृत करो भाई। आरपीएफ सब इंस्पेक्टर 2024 इतना इंपॉर्टेंट सवाल है, इतना ज्यादा आया है पेपर में, हर एक बच्चे को आना चाहिए मेरे भाई। पता नहीं रेलवे को बहुत ज्यादा प्यार है इस सवाल से। इसको हल करो। आपको पता है मल्टीप्लाई में पावर जुड़ जाएंगे, डिवाइड में घट जाएंगे अगर सेम बेस है। यहां देखिए, a की पावर 5 को a की पावर 8 से डिवाइड करेंगे तो a की पावर 5 - 8 -3 आएगा। a की पावर -3 आएगा, केवल बी ऑप्शन में आंसर। b की पावर 5, b की पावर 5 से डिवाइड करेंगे, b की पावर 0। c की पावर 8 को c की पावर 1 से डिवाइड करेंगे, 8 - 1 7 आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है आरपीएफ एसआई। रेलवे रिपीटेशन करता है, उसने सवाल बना के रख लिए हैं, उन्हीं में से वो फिल्टर कर करके। रेलवे कुछ भी नहीं करता, सवाल बना के कंप्यूटर में डाल दे, वहां से सॉफ्टवेयर निकाल निकाल के पेपर सेट करता रहता है। तो ये जो मैंने आपको करवाए ना रेलवे 2024-25 के ऑल टॉप क्वेश्चन सॉल्यूशन, ये रामबाण है। बच्चों से जाके पूछो, इन्हीं वीडियोस को देख के गए और पेपर में सीधा सवाल फंसा। अभी आरपीएफ एसआई की वीडियो है, अर्थमेटिक के बेस्ट 7 सवाल है, बेस्ट 60। आप ये वीडियो देख के जाओ, अकेले 5-7 सवाल तो डायरेक्ट इस एक वीडियो से पेपर में मिल जाएंगे आपके। भैया देख डालो, पढ़ डालो। हम इतनी मेहनत इसलिए तो कर रहे हैं कि आपका कुछ भला हो जाए, कुछ फायदा हो जाए।
बनाइए बच्चों। एक बिक्री के विज्ञापन में 10% और 20% की दो लगातार छूट दी गई। नगद भुगतान पर 5% की एक्स्ट्रा छूट दी जाती है। तो नगद भुगतान करके खरीदारी करने वाले पर कुल छूट ज्ञात कीजिए। अच्छा, कुल डिस्काउंट पूछा है, पहले 10% की छूट, फिर 20% की छूट। कैश पेमेंट करोगे तो 5% की एक्स्ट्रा छूट। यानी कि सवाल में आपको कुछ नहीं करना मेरे भाई। आप रेशियो से भी कर सकते हो, फॉर्मूले से भी। 10, 20 और 5% का सक्सेसिव निकालना है डिस्काउंट का। तो आपको पता है कैसे निकालेंगे? पहले तीनों को जोड़ो, 10, 20, 30 और 5, 35, माइनस, फिर दो दो की गुणा, 10 गुणा 20, 200, 20 पंजे 100 और 50, 200 और 100, 300 और 50, 350 हो गया। ये दो दो की गुणा करके जोड़ दो, 200 और 100, 300 और 50, 350। 350 को 100 से भाग करो, 3.5 प्लस, फिर तीनों की गुणा करो, 10 गुणा 20, 200, 200 पंजे 1000, 1000 को 10,000 से भाग दो, 1000 को 10,000 से भाग दो, 10,000 से भाग देना है 0.1। तो 35 में से 3.5 घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 31.5। उसमें 1 जोड़ेंगे तो 31.6% आ गया। आप रेशियो से भी कर सकते थे, यह फॉर्मूला वाला तरीका है। 12% साधारण ब्याज पर 5 साल का अर्जित ब्याज 4,080 रुपए है। निवेश की गई राशि। आप मुझे बताओ भाई, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? अगर एक साल में 12% ब्याज है तो 5 साल में आपको कितना सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा? 60%। एक साल में 12%, 5 साल में 5 गुना 60%। और आपको इंटरेस्ट मिला कितना? 4,080 रुपए। आपसे क्या पूछा है? मूलधन, इन्वेस्ट की गई राशि पूछा है। 0 से 0 कट जाएगा, अभी 6 से, तो 6 चिंग 36, 4 6 अट्ठे 48, यानी कि 1% की वैल्यू 68 आ गई। 68 बार कट गया ना। मूलधन होता है 100%, 100% के लिए 2 जीरो चुपका दो, 6800 रुपए। बी ऑप्शन। 28वां आरपीएफ एसआई के पेपर का सवाल है, करेंगे। आमिर ने 4 बच्चों के बीच 775 गिफ्ट बांटे। पहले बच्चे का हिस्सा दूसरे बच्चे का दुगुना है, तीसरे बच्चे का 3 गुना है, चौथे बच्चे का 4 गुना है। पहले और दूसरे बच्चे द्वारा प्राप्त उपहारों की कुल संख्या। देखो, मान लीजिए कि 4 बच्चे ABCD हैं। आमिर भाई साहब ने इन चारों बच्चों को गिफ्ट दिए। अभी बहुत अच्छी बात है, बोला है पहले बच्चे का हिस्सा दूसरे का डबल है, तीसरे बच्चे का 3 गुना है, चौथे बच्चे का 4 गुना है पहले बच्चे का हिस्सा। तो भैया 2, 3 और 4 तीनों से कटने वाला नंबर 12 मान लीजिए। माना पहले बच्चे का शेयर 12 है, दूसरे का डबल, तो दूसरे बच्चे का कितना होगा? 6। 6 का दुगुना करूंगा तभी तो 12 आएगा। पहले बच्चे का शेयर तीसरे का 3 गुना है। 12 किसका 3 गुना होता है? 4 का। 4 का 3 गुना करूंगा तभी तो 12 आएगा। पहले बच्चे का शेयर चौथे का 4 गुना है। 12 किसका 4 गुना होता है? 3 का। चौथे बच्चे का 3 आ जाएगा। 3 का 4 गुना करूंगा 12 आ जाएगा मेरे भाई। 6 का दुगुना 12, 4 का 3 गुना 12, 3 का 4 गुना 12। तो यह बेहतरीन तरीका, हर एक बच्चे का रेशियो आ गया। बोला पहले और दूसरे बच्चे द्वारा कुल उपहार। पहले और दूसरे बच्चे को मिलाकर कुल उपहार कितने मिले? 18। 12 6 18। सभी बच्चों के गिफ्ट कितने? 12 6 18, 4 22 और 3 25। 18/25 आपको निकालना है 775 गिफ्ट में से। कितना आएगा मेरे भाई? 25 तिया 75, 25 से कम 25, तो 540 और 18 558। 558 इस सवाल का आंसर है, पहला ऑप्शन। आसान सवाल। अगर किसी नंबर n को 7 से भाग दिया जाता है तो 3 प्राप्त होता है। अगर किसी नंबर n को 7 से भाग देते हैं 3 आता है। किस संख्या को 7 से भाग करने पर 0 आएगा? बहुत बढ़िया। देखो, कोई नंबर है n, जब मैं इसको 7 से डिवाइड करता हूं 7 से, तो शेषफल 3 आता है। 3 बोला इन चारों में से कौन सा नंबर ऐसा है जिसको 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आएगा? अगर हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं, रिमाइंडर 0 बनाना है। देखो, रिमाइंडर 0 बनाने के 2 रास्ते हैं, या तो 3 घटा लो
या 4 जोड़ दो। अगर मैं इसमें 4 जोड़ देता हूं, 4 संख्या में 4 जोड़ दूंगा तो रिमाइंडर भी 4 प्लस आएगा, यानी कि रिमाइंडर आएगा 7। अब 7 से डिवाइड करने पर 7 तो नहीं आ सकता ना रिमाइंडर, 7 को 7 से भाग करेंगे रिमाइंडर 0 हो जाएगा, यानी कि n+4, n+4 नंबर आ गया। ऐसा बात खत्म, बहुत बेसिक सी बात। अरे वाह, ये तो आपको सॉल्व करना है, y का मान निकालना है। RPFSI के पेपर में करेंगे मेरे भाई। 29 गुणा 2 गुणा 742 डिवाइडेड बाई 2809। 2809 का अंडर रूट आता है मेरे भाई 53, 53, 53। 3 का स्क्वायर 9 हो रहा है ना, 50 का वर्ग 2500, तो 50 से बड़ी किसी संख्या का वर्ग है, एंड में 9 आ रहा है तो 53, इसका अंडर रूट 53 आएगा। और माइनस 784, तब जाके आपकी y की वैल्यू आएगी। 784 को मैं धर लिया। अब बताओ 53 से कटेगा जरूर, 53 अभाज्य संख्या है, तो 53 एकम 53, बचेगा कितना 212, 53 चौका 212। तो मेरे भाई 29 दूनी 58 गुणा 14, 58 गुणा 14 माइनस 784 आ गया मेरे भाई। ठीक है जी, y की वैल्यू निकालनी है। मैं इकाई का अंक मैच कर लेता हूं, 8 चौक 32, इकाई का अंक 2 आएगा। 784 में इकाई का अंक 4 है। अब 2 में से 4 घटाऊंगा तो हाथ से लेके घटाना पड़ेगा, 2 को हाथ से लेके 12 माइनस 4 8, जो भी आएगा इकाई का अंक 8 आएगा। 28 आंसर है, सी ऑप्शन। क्लियर? किसी को कोई समस्या? वैसे भी 14 का मल्टीपल आने वाला है नंबर। आइए, फाइंड द एवरेज ऑफ अर्थमेटिक पैरेलल सीरीज व्हिच फर्स्ट टर्म इज 45 एंड लास्ट टर्म इज 57। आरपीएफ कांस्टेबल का सवाल है। बोला है एक समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी का औसत बताओ जिसका पहला पद 45 है फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म 57 है। अगर आपके सामने कोई भी समांतर श्रेणी दी हुई है, आपको उसका एवरेज पूछा है, तो बस पहले वाले टर्म फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म इनका एवरेज ले लो, यानी कि इनको जोड़ के आधा कर दो। ठीक है, तो 45 प्लस 57 यानी कि मेरे भाई 102, फिर 51 आ जाएगा 51, 51 इसका आंसर है। नेक्स्ट, सुधा का खर्चा उसकी बचत से 200% ज्यादा है। खर्चा 6% कम हो जाता है, बचत 26% बढ़ जाती है, इनकम कितने परसेंट बढ़ेगी? बहुत बढ़िया। देखो सवाल कुछ बच्चे 100 मान के करेंगे, कुछ डेविएशन से करेंगे, कुछ एलिगेशन से करेंगे। तीनों ही मेथड अच्छे हैं, कोई खराब नहीं है। सुधा का खर्चा बचत से 200% ज्यादा, 200% की फ्रैक्शन वैल्यू 2, यानी कि सुधा का खर्चा उसकी बचत से 200% ज्यादा है। 200% की फ्रैक्शन वैल्यू 2, बचत अगर 1 रुपए है तो खर्चा 2 ज्यादा है 3 रुपए। ये खर्चा और बचत का रेशियो है। अब हुआ क्या, खर्चा 6% कम हो जाता है, कम हो जाने का मतलब माइनस माइनस, और बचत 26% बढ़ जाते, सेविंग 26% बढ़ जाती, यानी कि प्लस। तो इनकम में कितना परसेंट चेंज आएगा? इनकम कितना परसेंट बढ़ेगी? इनकम का मतलब खर्चा प्लस बचत, खर्चा प्लस बचत। एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग में कितना परसेंट चेंज आएगा? और जहां प्लस है वहीं डेविएशन है। भाई खर्चा 3 रुपए का 6%, 6 × 18 कम हो गया। बचत 1 रुपए का 26% बढ़ गई, तो 26 और माइनस 18 8% आ गया। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर। आउट ऑफ टोटल, टोटल खर्चा बचत कितना है? 3 और 1 4, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग 3 और 1 4, यानी कि 2%। तो यानी कि इनकम 2% बढ़ जाएगी। 2% पॉइंट में लिखा है 0.02। भाई 2% का मतलब होता है 2/100, और 2/100 को ही 0.02 लिखा है, तो यहां डेसिमल में लिख दिया है। पूछा परसेंटेज में, लेकिन ऑप्शन डेसिमल में डाले हैं। आजकल ऐसा बहुत करता है भाई एग्जामिनर। 33वां, ये भी आरपीएफ का सवाल है। 372 मीटर लंबी एक ट्रेन है, अपोजिट डायरेक्शन में 6.9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे एक आदमी को 24 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की स्पीड क्या है? ट्रेन की स्पीड मान लिया s किलोमीटर पर आवर है। देखो
जब भी ट्रेन किसी आदमी को पार करेगी तो ट्रेन कितनी डिस्टेंस जाएगी, खुद की लंबाई यानी कि 372 मीटर, और डिस्टेंस बराबर स्पीड गुणा टाइम। पर यहां हमारी जो ट्रेन है और ये जो आदमी है ये अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में। और अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो रहा है, ट्रेन जो है ये ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे एक आदमी को पार करती है। अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड s1 प्लस s2। ट्रेन की स्पीड s किलोमीटर पर आवर मानी है, तो मेरे प्यारे भाई यहां पे आदमी की 6.9 किलोमीटर पर आवर है। ये रिलेटिव स्पीड आएगी, मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा 5/18 और इनटू टाइम। टाइम कितना लगा, 24 सेकंड पार करने में, मल्टीप्लाई बाई 24, खेल खत्म। ठीक है ना, s किलोमीटर पर आवर माना है, जो भी आंसर आएगा वो सीधा किलोमीटर पर आवर में आएगा। ठीक है जी, 6 चौक 24, 6 तिया 18। बोलिए कोई परेशानी, काट लेते हैं 5 चौक 20 से, अभी 20 से कम 20, 17 बच जाएगा, 172, तो 20 अट्ठे 160, 12 20 छिक्का 120। ठीक है, 3 से 54 और 1.8 55.8 बराबर s प्लस 6.9, 6.9 इधर आ जाएगा बराबर s। 18 में से 9 गया 9 और 54 माइनस 6 48, 48.9 आ गया मेरे भाई s, 48.9 बी ऑप्शन आंसर है। बोलो 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 बोलो। ठीक है, 48.9 इजी सवाल, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। 34वां, आरपीएफ कांस्टेबल का, राम जी और राजू की एज 4-5 के अनुपात में है, उनकी एज का योग 126 है, उनकी एज का डिफरेंस बताओ। अरे यार इससे आसान सवाल क्या बनेगा मेरे भाई। राम और राजू की एज का रेशियो दिया है, तो एज का सम क्या आएगा, 4 5 9, एज का योग 9 आएगा। 9 की वैल्यू सवाल में 126 दी है, 14 गुना 14 टाइम्स। उनकी एज का अंतर क्या है, 4 5 का अंतर 1 है, तो 1 की वैल्यू कितनी है, ये 14, 14 आ गया मेरे भाई। ये वाकई में आपके पेपर का पूछो सवाल है, और 35 में से आधे से ज्यादा सवाल का लेवल यही रहेगा जिनमें कुछ नहीं करना, डॉट भी नहीं लगाना आपको। और अब मैं इस मॉक टेस्ट का आखिरी सवाल कराऊंगा, सवाल नंबर 35। ये आरपीएफ एसआई का सवाल है मेरे भाई। अगर आपको ये मॉक टेस्ट अच्छा लगा है तो भैया लाइक जरूर कर दो, सब बच्चे शेयर करिए। अगर आप एप्रिशिएट करोगे, ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसको देखेंगे, पसंद करेंगे, हर सवाल को सॉल्व करेंगे, वॉच टाइम अच्छा आएगा, तो मैं तभी आपको 5 मॉक टेस्ट कराऊंगा पेपर से पहले। और आपको पता है हमारे मॉक टेस्ट जैसे हम कराते हैं कंपाइलेशन करके पूरे यूट्यूब पे, इससे बेहतर आपको नहीं मिलेंगे, सॉल्यूशन वाइज भी और क्वेश्चन के कलेक्शन वाइज भी। ये बार ग्राफ दिखाया गया, बोला बार ग्राफ पढ़ लो चुपचाप। 5 कंपनी है, C1 C2 C3 C5, 2 लगातार साल 2010 और 2011 में किताबों की बिक्री बताएगी 1000 में। देखो ये डॉट 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 वाला 2010 में किताबों की बिक्री है, और ऐसे टेढ़ी टेढ़ी लाइनें 2011 में किताबों की बिक्री है। 1000 में, 1000 में का क्या मतलब है, जैसे लिखा है 50, तो 50 नहीं, 50 को 1000 से गुणा करो, 50,000, 60 को 1000 से गुणा करो, 60,000 ऐसे। तो बोला है C2 की दोनों साल में हुई कुल बिक्री और C4 की दोनों साल में हुई कुल बिक्री का अनुपात बताओ। C2 की दोनों साल में हुई बिक्री कितनी, 75 प्लस 85 160, और C4 की दोनों साल में हुई बिक्री कितनी, C4 की 45 और 95, 9 4 13 1 14 140। इसका रेशियो लेना 20 से जाएगा 8:7। ये आंसर आ गया, बात खत्म। आसान सवाल। आज के समाचार और ये मॉक टेस्ट यहीं पे समाप्त होता है मेरे भाई।